बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान खान है और मैं चाइना की शंतु यूनिवर्सिटी के अंदर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री चाइना से ही हासिल की है। इसको कि स्पॉन्सर किया था चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल ने, यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ने। इसलिए आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो भी है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 मेन स्टेप्स बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस सारे प्रोसेस के दौरान। और होपफुली अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप ना सिर्फ इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं बल्कि इसको आप विन भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, ये एक तरह की स्कॉलरशिप होती है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑफर करती है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के स्टूडेंट्स को, जिसमें कि बीएस की स्कॉलरशिप्स होती हैं, मास्टर की स्कॉलरशिप्स होती हैं और पीएचडी की स्कॉलरशिप्स होती हैं। और जनरली इस स्कॉलरशिप के अंदर आपकी तमाम ट्यूशन फीस कवर्ड होती है, चाहे वो 2 साल की डिग्री है या 4 साल की डिग्री है। इसके अलावा आपकी जो वहाँ पे रिहाइश होती है वो भी कवर्ड होती है इसके अंदर, यानी आपको रिहाइश के लिए पैसे नहीं पे करने पड़ते। और तीसरे, ये आपको हर महीने स्टाइफंड भी दिया जाता है। जैसे कि अगर आप पीएचडी की डिग्री के लिए आए हुए हैं तो आपको हर महीने 3,500 आरएमबी स्टाइफंड दिया जाएगा, जो कि एज एन पॉकेट मनी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप मास्टर के स्टूडेंट होंगे तो आपको तकरीबन 3,000 आरएमबी हर महीने पॉकेट मनी के तौर पे दिए जाएंगे। और क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो अगर आप एज एन स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं, चाहे चाइना के आप किसी भी शहर के अंदर रह रहे हैं, तो तकरीबन 1500 से 2000 के अंदर आप एक स्टैंडर्ड लाइफ यहाँ पे गुजार सकते हैं। आप अच्छे से अपने खाने के अखराजात और आपके जो डेली अखराजात होते हैं, जिसके अंदर आपके बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का और वाटर का, ये सारे आप मैनेज कर सकते हैं 1500 से 2000 आरएमबी के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ईडी के स्टूडेंट हैं तो आप हर महीने तकरीबन 1500 आरएमबी सेविंग भी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस स्कॉलरशिप से ना सिर्फ आप एक दुनिया की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर सकते हैं, बल्कि आप पीस ऑफ माइंड के साथ और समहाउ कुछ अमाउंट की आप बचत भी कर सकते हैं। और जो इस स्कॉलरशिप का अप्लाई करने का जो दौरानिया होता है वो यूजुअली होता है 1 जनवरी से 31 मार्च तक हर साल। ये स्कॉलरशिप हर साल ऑफर की जाती हैं और जो सेशन स्टार्ट होता है वो हर साल तकरीबन स्टार्ट होता है सितंबर में। तो आपको जो अप्लाई करना होता है वो जनवरी से 31 मार्च तक अप्लाई किया जाता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये अप्रैल मई तक भी जा सकता है, लेकिन आपको गैर ज़रूरी तौर पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जनवरी से मार्च के दरमियान ही अप्लाई कीजिएगा। अब मैं आता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप्स हैं स्कॉलरशिप की अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है, आपने किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर से किसी एक प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है। पहला स्टेप एक्सेप्टेंस लेटर लेना, मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिया होगा उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, किस तरह से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको आगे बताता चलता हूँ। और जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है जब आपका एडमिशन हो जाता है तो यूनिवर्सिटी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स डिमांड करती है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करें और हमें बाई पोस्ट पाकिस्तान से चाइना सेंड करें, या आप जिस भी मुल्क के अंदर आप बैठे हुए हैं वहाँ से आप चाइना की उस यूनिवर्सिटी के अंदर सेंड करेंगे। जब आप तीसरा स्टेप मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, जिस बीच में ये स्क्रूटनी होती है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट को एसेस किए जाते हैं। और अगर आप एलिजिबल होते हैं, आप मेरिट पे पूरा उतरते हैं, तो आप स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं। और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म करेगी, आपको वीज़ा फॉर्म भेज देगी, आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे एंड देन आप अपने मुल्क से चाइना अपनी स्टडीज़ के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं सिंपल से, एक्सेप्टेंस लेटर, एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट्स को भेजना। हाँ, अलबत्ता जो सबसे पहला स्टेप है ये मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा टीडियस है, यानी इसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, हाँ आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप एक्सेप्टेंस लेटर लेना। अब एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता चलता हूँ जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी जब मैं खुद अप्लाई कर रहा था। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं आपको काफ़ी सारा टाइम भी बच जाएगा और आपको जल्दी ही कामयाबी हासिल होगी। पहला स्टेप क्या है कि आपने क्या करना है कि आप अपने लिए एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बना लें। ठीक है, चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल की अपनी एक वेबसाइट होती है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर लें। ठीक है, आप जस्ट सिंपली आप टाइप करें लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ उस वेबसाइट के ऊपर,
तो आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। और ज़ाहिर सी बात है, इतनी बहुत यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप वन बाय वन अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे आप प्रोफेसर को ईमेल नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना होता है कि आप उस जो लिस्ट है आपके पास आप उस लिस्ट के अंदर चले जाएं, वहाँ से आप, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने लिए लिस्टिंग करते हैं। आप उसमें से कुछ 10 या 15 या 20 यूनिवर्सिटीज़ की एक कंपाइल करके वो यूनिवर्सिटीज़ के नाम निकाल के आप एक लिस्ट बना लें, जिसमें आपके पास 15-20 से लेकर 50 तक यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। ये पहला स्टेप हो गया। अब उसी के अंदर आपने, यानी एक्सेप्टेंस लेटर की जो स्टेप होते हैं उसमें पहला स्टेप हो गया। अब जब आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट आ गई है, अब उस यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में से आपने क्या करना है, आपने वन बाय वन जाना है हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका फील्ड होगा। लेट से मेरा फील्ड है मैथमेटिक्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करूंगा। उस यूनिवर्सिटी के अंदर में मैं जाऊंगा मैथ्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर। मैथ्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाने के बाद मैं वहां पे सर्च करूंगा फैकल्टीज को या टीचर्स को, ठीक हो, या प्रोफेसर्स को। जब मैं उस प्रोफेसर की लिस्ट में पहुंच जाऊंगा तो वहां पे उन्होंने सारे के सारे प्रोफेसर की डिटेल दी होती है, उसका नाम, उसकी पिक्चर, उसका ईमेल एड्रेस, और सबसे जरूरी उसकी रिसर्च डायरेक्शन। अगर आप उसी एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप उस प्रोफेसर का नाम, बहुत सारे प्रोफेसर होंगे उस डिपार्टमेंट के अंदर, तो जो प्रोफेसर आपको सूट करता है, आप उस प्रोफेसर का नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका रिसर्च डायरेक्शन और यूनिवर्सिटी का नाम लेकर आप एक और लिस्ट बना लें, और उस लिस्ट के अंदर आप उन प्रोफेसर की डिटेल को लिखना शुरू कर दें। ठीक हो गया, आपने डिटेल लिखना शुरू कर दी है। वन बाय वन आप प्रोफेसर को सर्च करते जाएं, और आप अपने पास फिर से एक और लिस्ट बना लें जिसके अंदर आपके पास तकरीबन 15 से 20 या 20 से 50 प्रोफेसर के नाम होंगे और उनकी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक हो गया, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए। तीसरा स्टेप वो है जनाब प्रोफेसर को ईमेल करना। आपने क्या करना होगा, आपके पास जो लिस्ट बन चुकी है प्रोफेसर की, उनमें आप वन बाय वन एक प्रोफेसर की ईमेल पे जाएंगे और उनको एक ईमेल लिखेंगे, जिसके अंदर आपने लिखना होगा कि मेरा नाम, लेट से मेरा नाम अदनान है, मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, मैंने ये रिसर्च की हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि ईमेल कैसे लिखना है। इन शॉर्ट आपने उनको एक ईमेल कर देनी होगी प्रोफेसर को। ठीक हो गया। और अगर वो प्रोफेसर आपकी सीवी देखते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, आप उसकी फील्ड से रिलेटेड हैं, आपके एकेडमिक अच्छा है, तो वो आपको कहेगा ठीक है मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, और आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा। हाँ, ईमेल लिखने के लिए आप याद रखिएगा कि जब भी आप किसी प्रोफेसर को ईमेल करते हैं तो दो बातों का ख्याल रखिएगा। सबसे पहले ये है कि कोशिश किया करें कि जब भी आप किसी प्रोफेसर को एक्सेस करते हैं तो जो प्रोफेसर है वो फुल प्रोफेसर होना चाहिए। एसोसिएट भी हो सकता है, लेक्चरर भी हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी प्रोफेसर को ही अप्रोच करें, क्योंकि जब आप किसी प्रोफेसर के पास अप्रोच करते हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया होता है। यूजुअली जो बड़े प्रोफेसर होते हैं उनके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ईमेल लिख रहे होते हैं तो ईमेल को बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करना। लेंथी क्यों नहीं करना, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं दौरान में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ईमेल्स करते हैं प्रोफेसर को, तो प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर स्टूडेंट की ईमेल को जाके डिटेल से रीड करे, और फिर लंबे लंबे ईमेल्स हों तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो आपकी ईमेल को रीड भी नहीं करेंगे। और बहुत शार्ट भी नहीं लिखना, ऑब्वियसली बहुत शार्ट लिखेंगे तो आप अपनी बात या अपने आप उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि वो क्यों आपको एक्सेप्ट करे। ठीक हो गया, तो आप क्या करें, आप तकरीबन 6 से 8 लाइन का एक ईमेल लिखें, जिसमें तकरीबन पहली 2 या ढाई लाइनें जो होंगी उसके अंदर आप अपने बारे में बताएं, जैसे मेरा नाम अदनान है और मैंने मेरे एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। अगर आपने कोई अच्छी अचीवमेंट की हुई है, आपने कोई पोजीशन हासिल की हुई है, तो आप उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। अगली 2 से ढाई लाइनों के अंदर आप उसको बताएं कि आप जो रिसर्च फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्यों आपको ये रिसर्च फील्ड पसंद है, क्या आपने पहले उस रिसर्च फील्ड में रिसर्च की हुई है, क्या आपका कोई रिसर्च पेपर है उसके अंदर। अगर नहीं है रिसर्च पेपर तो कोई मसला नहीं है, आप उसको जैसे बता सकते हैं कि आपको क्यों रिसर्च फील्ड पसंद है 2 से ढाई लाइन के अंदर। या आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर कमांड हासिल है, कि आपको कोई सॉफ्टवेयर के बारे में पता है, जैसे कि मैटलैब हो गया, C++ हो गया, या ओरिजिन हो गया, मतलब कुछ भी आपको जो एक्सपर्टीज हो उनके बारे में आप बता सकते हैं उस ईमेल के अंदर। अगली जो 2 लाइन्स होंगी, ये दूसरा स्टेप हो गया। और जो लास्ट की 2 से ढाई लाइन्स होंगी उनके अंदर आपने ये बताना है कि आप प्रोफेसर क्यों एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ पेपर्स पढ़े हैं। आप बेशक उसके 1-2 पेपर पढ़ लें, ज़्यादा बेहतर होगा। उनका हवाला भी दे सकते हैं ईमेल के अंदर। आप उनको बताएं कि आपने कुछ पेपर्स पढ़े हैं, आपने उनका रिसर्च एरिया देखा, आपको पसंद आया है और आप उसके साथ आगे रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये आप जब ईमेल लिखेंगे उसके साथ अपनी एक अच्छी सी सीवी अटैच कर लें, और उसके साथ अपने थीसिस का या तो एब्स्ट्रैक्ट लगा लें जो आपके मास्टर की थीसिस होंगे, या उससे पहले अगर आपने थीसिस किए हुए हैं, या हो सकता है अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। तो होपफुली जब आप ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो प्रोफेसर आपको ज़रूर रिस्पॉन्स भी करेगा। और अगर आपकी एकेडमिक और आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है या आपकी सीवी अच्छी है तो ऑफकोर्स वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर भी देते हैं,
और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोफेसर यहाँ पे काफ़ी कोऑपरेट होते हैं और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो होपफुली आपको एक्सेप्टेंस लेटर हासिल हो जाएगा। तो ये था पहला स्टेप, आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, वेल डन, ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी ईजी हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है, आपको जब एक बार एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया प्रोफेसर से, तो आपने उसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। एडमिशन का तरीका क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंटरनेशनल ऑफिस होता है या स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के नाम से एक डिपार्टमेंट होता है। आप यूनिवर्सिटी को ओपन करें, उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप जाएं, वहां पे जाके एडमिशन के लिए अप्लाई करने का एक टैब होगा, आप वहां पे अप्लाई कर लें। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अंदर दी होती है वेबसाइट के ऊपर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह अप्लाई करने हैं। तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई करें, वहाँ पे एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करेंगे। उस फॉर्म के अंदर आपने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में लिखना होता है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना होता है, अगर आपके कोई और अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में लिखना होता है, और साथ में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने होते हैं। ठीक है, और आप अप्लाई कर लेते हैं। ये तरीका होता है अप्लाई करने का। लेकिन हाँ, जब आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उसी दौरान आपको एक फॉर्म चाहिए होता है जिसको कहते हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसी वक्त आप CSC की वेबसाइट पे चले जाएं, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहां पे जाके वहां पे एक और फॉर्म होता है ये जिसको स्कॉलरशिप फॉर्म कहते हैं। वहां पे जाके आपने जस्ट अकाउंट बनाना है और इस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो साथ में ये फॉर्म भी आप अपलोड कर लेंगे। ये स्टेप बहुत सिंपल सा होता है और बहुत ईजी सा होता है, इसमें कोई इशू नहीं होता। तो जब अप्लाई कर लिया, आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म कर देगी कि कंग्रेचुलेशन, आपका एडमिशन हो गया है। अब आप ऐसा करें कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यूनिवर्सिटी पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता देगी। अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा। और वैसे भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन CSC की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल होती है। तो एनी हाउ, तीसरे स्टेप में ये होगा, जब आपको यूनिवर्सिटी आपको बता देगी कि आपका एडमिशन हो गया है, तो आप ऐसा करें कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके उनके 2 सेट बनाकर हमें उनको पैक करके हमें बाई पोस्ट सेंड कर लें। आप जिस मुल्क में भी हैं, जैसे अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से चाइना आप उनको कोरियर कर देंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के पास आ जाते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी का काम होता है, आपका काम खत्म हो गया, अब आप आराम से बैठ के इंतजार करें। तो इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 2 से 4 महीने लग सकते हैं। 2 से 4 महीने के अंदर अगर आपकी स्कॉलरशिप आप एलिजिबल होते हैं, आप विन कर लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म कर देगी, आपको वीज़ा फॉर्म भेज देगी, आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे और होपफुली आप अगस्त के एंड में या सितंबर में चाइना में एंटर कर जाएंगे। आप यहाँ पे आके अपनी तालीम शुरू कर सकते हैं। सही हो गया। तो ये थे मेन 3 स्टेप्स। अब इनमें कुछ और छोटी छोटी बातें जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले, जब आप एक्सेप्टेंस लेटर सर्च कर रहे होते हैं, यानी कि आप प्रोफेसर्स को कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोफेसर्स को ईमेल नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, आपने ओपन किया किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैथ डिपार्टमेंट को, उस डिपार्टमेंट में 2 3 4 प्रोफेसर ऐसे हैं जिनका रिसर्च एरिया आपको पसंद है या आपके साथ मैच करता है, तो आप क्या करते हैं, आप चारों प्रोफेसर को एक ईमेल लिख देते हैं। असल में इसका नुकसान ये होता है कि यूजुअली ये सारे कुलीग्स होते हैं, ये आपस में जब बैठते हैं तो ये बातें डिस्कस करते हैं, या समहाउ किसी न किसी तरीके से इनको पता चल जाता है कि आपने एक ही बंदे ने 4 लोग प्रोफेसर के पास अप्लाई किया है। तो ये एथिकली भी गलत है और इसका बहुत बैड इंप्रेशन जाता है, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि चारों के 4 लोग आपको एक साथ रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है कि आपने एक ही वक्त में 4 बंदों को अप्रोच किया हुआ है, किसी एक को आपने प्रेफरेंस नहीं दी। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदे को या मैक्सिमम 2 बंदों को आप ईमेल कर दें, वो भी अगर बहुत ज़रूरी हो तो। अगर दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, दोनों प्रोफेसर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो देन आप कर सकते हैं, अदरवाइज एक को करना काफ़ी रहेगा। ठीक, हाँ अलबत्ता आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हैं। ये एक बात का ध्यान रखना आप लोगों ने। दूसरी बात का ध्यान ये रखना है कि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो चाइना के अंदर ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी एडमिशन फ़ी होती है। चाहे आप स्कॉलरशिप विन करते हैं या आप नहीं विन करते, आपको एडमिशन फ़ी पे करनी पड़ती है। और यूजुअली ये एडमिशन फीस RMB के दौरान के अंदर तकरीबन 300 से लेकर 500 से 600 RMB तक हो सकती है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 12,000 से लेकर 20,000 तक बन सकते हैं। और ऑब्वियसली ये काफ़ी हाई फीस है एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट जाके अप्लाई करें, ठीक हो गया। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ऐसा करें, आप गूगल के अंदर जाएं, वहाँ पे लिखें, टाइप करें कि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अंडर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप विदाउट एडमिशन फ़ी। तो वहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है जिनके लिए अप्लाई करने की कोई फ़ी नहीं होती। तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके प्रोफेसर को सर्च कर लें और आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका हो गया। और जो एक और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि
जब आप प्रोफेसर को ईमेल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जनवरी का वेट करें, क्योंकि प्रोसेस तो शुरू होता है जनवरी से मार्च के बीच में, लेकिन ये प्रोसेस होता है आपकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने का। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप नवंबर के मिड में आप प्रोफेसर्स को ईमेल करना शुरू कर दें। ठीक है, जितनी जल्दी आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा उतनी जल्दी आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी होगा तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन ऑब्वियसली देन आपके चांसेस कम हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो किस तरह से लिखनी है, या आपका रिसर्च प्रपोजल किस तरह से लिखना है, सीवी किस तरह से बनानी है, प्रोफेसर को ईमेल किस तरह से करनी है। अगर आपको इन चीज़ों के अंदर कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को इनके बारे में, इस सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफली बता सकता हूँ, या अगर आप चाहें तो हम एक और वीडियो भी इस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसके अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप किस तरह से एक अच्छी सीवी या जो डॉक्यूमेंट्स मैंने मेंशन किए हैं वो आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।